बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खावर ख़ान और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद ख़ान पे। हमारा आज का लेक्चर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला 3 टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। पहले हमारा टॉपिक है अप्रोचेस टू डिसीजन मेकिंग, फिर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिसीजंस एंड डिसीजन मेकिंग, और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग कंडीशंस के बारे में। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था इसमें हमने बात की थी कि मैनेजमेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या है, डिसीजन किसे कहते हैं। आज हमने देखना है कि डिसीजन मेकिंग की अप्रोचेस क्या हैं पहले टॉपिक में। अब अप्रोचेस टू डिसीजन मेकिंग, अप्रोच से मुराद होता है कि आप किसी चीज़ को किस अंदाज से लेते हैं। मसलन क्रिकेट का मैच, क्रिकेट अक्सर लोगों ने देखी हुई है। क्रिकेट मैच के अंदर 50 ओवर्स में एक टीम को 350 रन का टारगेट मिला है। अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए हर टीम की अप्रोच मुख्तलिफ हो सकती है कि वो टारगेट को किस तरीके से पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब मसलन एक टीम है, वो जाते ही मार धाड़ करना शुरू कर देती है। वो टारगेट रखते हैं कि हमने पहले 10 से 15 ओवर्स में एक आध विकेट के नुकसान पे हमने जी कोई 120-25 रन का जो है वो होने चाहिए। एक टीम है वो ये समझता है कि हमने शुरू वाले ओवर्स में पहले 10 ओवर्स में विकेट कोई नहीं गंवानी, चाहे हमारी जो 15 ओवर्स में हम कोई 80 से 90 तक हम रन स्कोर करेंगे, लेकिन पहले 15 ओवर्स में विकेट्स नहीं देंगे। तो यानी इस तरीके से आप इसको कहते हैं अब अप्रोच, कि जिस तरह से आप एक टारगेट को अचीव करने के लिए अप्रोच आपकी होती है, इसी तरीके से डिसीजन मेकिंग की कुछ अप्रोचेस हैं। डिसीजन मेकिंग के बारे में हम तफसील से पढ़ चुके हैं कि ये मैनेजमेंट की एसेंस है कि मैनेजर्स को हर जगह जगह पे डिसीजंस करने पड़ते हैं। बहुत सारी डिसीजन मेकिंग वो रूटीन की डिसीजन मेकिंग होती है कि एक कुछ फ़ैसले आप कैसे हैं कि वो आप टाइम एंड अगेन बार बार एक ही तर्ज से आप कर रहे हैं। सारे वो आपको पता होता है कि ये हमारा इसका आउटकम क्या है, जो हमने फ़ैसला किया है वो हमारा फ़ैसला दुरुस्त है, क्योंकि एक डिसीजन बार बार किया जा रहा है। एवरी डे डिसीजन हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, कि हर फ़ैसले की अपनी जगह पे एक अलग अहमियत है। वो कोई रूटीन का डिसीजन हो या रूटीन से हट के डिसीजन हो। कोई डिसीजन ऐसा है जिसमें आपके मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट है, वो आपके 50 रुपए का डिसीजन है, वो आपके 50 करोड़ का डिसीजन है। हर डिसीजन अपनी जगह पे अलग अहमियत रखता है। टॉप मैनेजर्स के डिसीजन भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखते हैं जितने के मिडिल मैनेजर्स और लोअर मैनेजमेंट लेवल के मैनेजर्स के डिसीजंस होते हैं। वही अहमियत बड़े डिसीजंस की है, वही अहमियत छोटे डिसीजंस की है। क्योंकि डिसीजंस के अंदर आपके मैनेजर्स के डिसीजन में ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉइज़, कस्टमर्स, सप्लायर्स, बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं। लिहाजा हर डिसीजन जो है वो इक्वल इम्पोर्टेंस का हामिल होगा। अब जी अप्रोचेस, पहली अप्रोच है इसकी 4 अप्रोचेस हैं: रैशनैलिटी, बाउंडेड रैशनैलिटी, इंट्यूशन और एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट। अब पहले आते हैं जी रैशनैलिटी। रैशनैलिटी को हम डिफ़ाइन करते हैं कि रैशनल, आप जब भी कोई डिसीजन करें तो उसमें आपके कोई इमोशंस, फीलिंग्स, किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। वो डिसीजन जिस तरह से लिया जाना चाहिए था वैसे ही आपने उस डिसीजन को लिया। रैशनल डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन है ये, इट डिस्क्राइब्स चॉइसेस दैट आर लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट एंड मैक्सिमाइज वैल्यू, कि वो लॉजिकल हैं, कि जो आपने प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन की, आपने क्राइटेरियाज डिफ़ाइन किए, आपने जो भी डिसीजन लिया दैट इज़ लॉजिकल एंड दैट इज़ कंसिस्टेंट, टाइम एंड अगेन वो एक ही रिज़ल्ट देगा, एंड इट मैक्सिमाइजेज द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। रैशनैलिटी की अजम्पशंस क्या हैं? अब इसमें अजम्पशंस हम लेते हैं जी रैशनैलिटी की, कि डिसीजन मेकर वुड बी फुली ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब है कि वो डिसीजन उसने प्योरली लॉजिक को, अपने इंटेलेक्ट को इस्तेमाल करते हुए किया है, और डिसीजन मेकर लॉजिकल है, क्रिटिकली सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है, कोई सुपरस्टिशियस नहीं है उस डिसीजन के बारे में, कोई तुक्के नहीं मार रहा उस डिसीजन को करने के अंदर। यानी इट शुड बी फुली ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल। प्रॉब्लम वुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, कि जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की स्टेज पे आप उस प्रॉब्लम को बड़ा क्लियरली आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसमें कोई शक व शुबहात की गुंजाइश नहीं, आपने दुरुस्त प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन की है। डिसीजन मेकर हैज़ क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल्स
कि उस डिसीजन से वो क्या चीज़ अचीव करना चाह रहा है वो भी उसको क्लियर है। ही नोज़ ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, जिस तरह प्रोसेस में हमने डिस्कस किया था कि अल्टरनेटिव्स को डेवलप करना होता है तो जितने भी पॉसिबल और बेस्ट अल्टरनेटिव्स हैं वो उसके सामने हैं। ही सिलेक्ट्स द बेस्ट अल्टरनेटिव। अब जो अल्टरनेटिव जो हमने जिस तरह से वो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में भी कहा था कि उसने अल्टरनेटिव को, बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना है, वहाँ पे वो कोई पर्सनल बायसनेस ना हो उसकी, या उसमें अपनी पसंद को बीच में शामिल ना कर दे कि मसलन को ऑर्डर प्लेस करना था तो किसी ऐसी कंपनी को ना ऑर्डर प्लेस करे जो कि बेस्ट अल्टरनेटिव नहीं था, यानी उसकी ज़ाती पसंद नापसंद बीच में शामिल नहीं होनी चाहिए और इनकॉम्पिटेंस नहीं होनी चाहिए उसकी, करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए इस तरह के डिसीजन में। डिसीजंस आर मेड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ द लास्ट वन एंड द मोर इम्पॉर्टेंट नॉट लीस्ट, कि डिसीजंस जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे में जाने चाहिए, उसमें उसका पर्सनल बेनिफिट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये है एक आइडियल सिनेरियो कि हर चीज़ आपकी बिल्कुल बेहतरीन है कि डिसीजंस में प्योर रैशनैलिटी के ऊपर, लॉजिकल बेसिस के ऊपर डिसीजंस को किया जा रहा है, उसमें कोई कमी कोताही, कोई बायसेस शामिल नहीं है। लेकिन इस तरह की डिसीजन मेकिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में 100% एग्जिस्ट नहीं करती। बहुत से डिसीजंस हैं जो कि 100% रैशनल नहीं होते, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है बाउंडेड रैशनैलिटी का। बाउंडेड रैशनैलिटी क्या है जी, कि ये जो तमाम हमने अजम्पशंस ऊपर ली हैं, दीज आर अनरियलिस्टिक, कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ये तमाम अजम्पशंस जो हमने ली हैं वो जो हैं वो पूरी 100% इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती। उसकी हम आगे इसको फिर डिटेल में देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इट इज़ अ मोर रियलिस्टिक अप्रोच, बाउंडेड रैशनैलिटी ज़्यादा हकीकत पसंदाना अप्रोच है। अब इसको समझते हैं कि ये होती क्या है बाउंडेड रैशनैलिटी। मैनेजर्स मेक डिसीजंस रैशनली बट आर लिमिटेड या बाउंडेड बाय देयर एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, कि मैनेजर्स जब डिसीजन लेने जा रहे हैं एक्ट तो वो रैशनली ही कर रहे हैं, यानी उसकी पर्सनल बायसेस जो हैं वो शामिल नहीं, लेकिन उनकी जो स्किल्स हैं, उनकी सलाहियतें हैं वो लिमिटेड हैं कि वो 100% उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके बेस्ट अल्टरनेटिव या बेस्ट डिसीजन पे पहुंचने की सलाहियत नहीं रखते। उसकी जो है वो मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि मैनेजर के अंदर डिसीजन करते वक्त मतलूबा स्किल उसके पास मौजूद नहीं थी, यानी मैनेजर की नीयत में कोई फ़र्क नहीं था, डिसीजन वो बेहतरीन ही लेना चाह रहा था, लेकिन उसके पीछे उसका कोई एकेडमिक बैकग्राउंड, उसका एक्सपीरियंस वो इस काबिल नहीं था कि वो उसको उस मतलूबा नतीजे तक लेके जा सकता। मैनेजर रैशनली एक्ट कर रहा है लेकिन वो अपनी एबिलिटी की वजह से बाउंडेड है, वो प्योरली रैशनल डिसीजन नहीं ले सकता। अब उसमें ये कॉन्सेप्ट हैं 3 सेटिस्फाइज, एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट के। इनको हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, यानी क्यों वो नहीं ले सकता, बिकॉज ऑफ द सेटिस्फाइज, के वो बाउंडेड क्यों है, बिकॉज ऑफ द सेटिस्फाइज। एक वजह के एक्सेप्टिंग सोल्यूशंस दैट आर गुड इनफ। बाज़ का ये होता है कि जो भी आपने डिसीजन लिया वो डिसीजन आपका अच्छा डिसीजन है, आपका बेहतर डिसीजन है, लेकिन उससे भी बेहतर एक डिसीजन हो सकता था। तो लेकिन जो कि पहले ही जो डिसीजन लिया वो मैनेजर उस पर मुतमिन हो जाता है कि हाँ ये डिसीजन मेरा बेहतरीन है, ये अल्टरनेटिव मैंने बेहतरीन सेलेक्ट किया है, और वो उसके ऊपर मुतमिन हो जाता है। ही सेज इट दैट इज़ गुड इनफ। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मसलन एक पर्सन है, ही इज़ अनएम्प्लॉयड, वो कोई जॉब की तलाश में निकलता है। अब उसने पहली जगह पे सीवी ड्रॉप की, सीवी ड्रॉप करने के बाद उन्होंने उसको ऑफ़र कर दी, ऑफ़र के ऊपर पैकेज तय हुआ, वो पैकेज उन्होंने 50,000 रुपये में उस पर्सन को हायर कर लिया। अब उसने उस एम्प्लॉई ने उस ऑफ़र को कबूल कर लिया और वहाँ पे जॉब शुरू कर दी। अब एक सिनेरियो है कि अगर वो थोड़ी बहुत कोशिश और करता, थोड़ी और मेहनत करता, और जगहों पे सीवीज़ ड्रॉप करता, कोई और सर्च करता जॉब की, तो उसके लिए उससे भी एक बेहतर ऑप्शन मौजूद थी, जहाँ पे वो उसके घर के भी करीब थी, वहाँ पे उसकी वर्किंग एनवायरनमेंट भी अच्छा था और उसकी सैलरी पैकेज भी 75,000 तक हो सकता था। लेकिन अब वो जो दूसरा सलूशन है वो उसने उसको सर्च ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने पहली ही जगह जहाँ पे उसको जॉब मिली वो वहीं पे मुतमन होकर बैठ गया, उसने सलूशन को एक्सेप्ट कर लिया
सेइंग दैट इज़ गुड एनफ, दैट इज़ कॉल्ड सेटिस्फाइड्स, कि आप सेटिस्फाई हो जाते हैं पहले ही अल्टरनेटिव के ऊपर। सो इसी तरह मैनेजर्स डिसीजंस जब लेते हैं तो रैशनली वो एक्ट कर रहे थे, लेकिन जो उन्होंने सोल्यूशन पहला अचीव किया उसमें उनको बेहतरी नज़र आई और वहीं पे वो मुतमईन होके बैठ गए। अनदर कॉन्सेप्ट, वो बाज़ का ऐसा जब करते हैं मैनेजर्स, समटाइम्स वो डिसीजंस लेते हैं, डिसीजन 100% दुरुस्त नहीं हो पाते, वो सेटिस्फाइज के पोजीशन में है या वो डिसीजन ही गलत हुआ। तो समटाइम्स बाउंडेड रैशनैलिटी के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट का, एन इंक्रीज्ड कमिटमेंट टू प्रीवियस डिसीजन डिस्पाइट एविडेंस इट मे हैव बीन रॉन्ग, कि बाज़ का आपने डिसीजन लिया, एविडेंस मिल रहा है कि डिसीजन आपका गलत है, लेकिन वो और ज़्यादा कमिटमेंट के साथ अपने डिसीजन को ओन करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। मैनेजर्स डू सो बिकॉज दे डोंट वांट टू एडमिट देयर फ्लॉड इनिशियल डिसीजन। तीसरी अप्रोच जो डिसीजन करते वक्त की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड इंट्यूशन। इंट्यूशन होता है कि आप अपने जो आपने वक्त के साथ जो आपने तजर्बात किए हुए हैं उनकी रोशनी में फिर आप अपने सिक्स सेंस को बीच में जगह देते हैं और एक अंदाज़ा आपका होता है कि ये अगर मैं ऐसे करूं तो ये मेरा डिसीजन बेहतर होगा। उसके लिए आपको यानी प्योरली ये रैशनल डिसीजन होना ज़रूरी नहीं, या आप तमाम एस्पेक्ट्स को स्टडी नहीं करते, या बाज़ का जो आप स्टडी कर रहे हैं वो आप को महसूस होता है कि ये मेरी जो ख्याल मेरी गट फीलिंग्स हैं उसके वो अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन आप अपनी गट फीलिंग्स के ऊपर वो डिसीजन लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंट्यूशन। और इंट्यूशन जो है इस पे के बारे में स्टडीज़ हैं कि बहुत से मैनेजर्स जो हैं सक्सेसफुल मैनेजर्स दे मेक देयर डिसीजंस बेस्ड ऑन इंट्यूशन एंड दे आर नॉट ओनली सक्सेसफुल बट दे आर वेरी फेमस एंड वेरी प्रोडक्टिव। तो इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग है मेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, फीलिंग्स एंड अक्यूमुलेटेड जजमेंट, कि अपने माजी के तजर्बात और फैसलों की रोशनी में, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस की रोशनी में आप वो डिसीजंस ले रहे होते हैं। इंट्यूशन कैन बी डीकम्पोज्ड इन फॉलोइंग मैनर, कि इंट्यूशन जो है उसके आप मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं। बाज़ का होता है जी एक्सपीरियंस, एक इसका कंपोनेंट है कि एक्सपीरियंस्ड बेस्ड डिसीजन, यानी ये इंट्यूशन की ही शक्लें हैं कि इस तरह से जो आप डिसीजंस लेते हैं उनको आप इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग कहेंगे। एक्सपीरियंस्ड बेस्ड डिसीजंस के आप जो डिसीजन आपने लिया है वो अपने तजर्बे की रोशनी में लिया, आपने देखा कि इस तरह की सिचुएशन आपको पहले भी फेस आई, अब आपने उस डिसीजन को लॉजिकली आप डिटेल में नहीं गए, लेकिन आपको अंदाज़ा था कि मैंने ऐसे किया था पहले भी, ऐसे इसको सॉल्व किया था, आप उसको वैसे ही उसका उस एक्सपीरियंस की रोशनी में आप उसका फ़ैसला कर देते हैं। अफेक्ट इनिशिएटेड डिसीजंस, ये डिसीजंस आपके होते हैं इमोशंस की और जो पर्सनल लाइकिंग्स और फीलिंग्स उसकी बेस के ऊपर आप डिसीजंस जब ले रहे होते हैं, तो दीज आर कॉल्ड अफेक्ट इनिशिएटेड डिसीजंस। कॉग्निटिव बेस्ड डिसीजन जो हैं इसमें ये वो डिसीजन हैं जब मैनेजर्स अपनी स्किल्स, नॉलेज और ट्रेनिंग जो उनको मिली होती है उसकी बुनियाद के ऊपर जो डिसीजंस करते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉग्निटिव बेस्ड डिसीजंस। और जो सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसिंग, कि आप अपने लाशऊर में आपकी एक चीज़ चल रही होती है, बाज़ का आप उसको अल्फाज दे के सामने नहीं लेके आ रहे होते, या जो आपके तजर्बात होते हैं उसमें आपको वो चीज़ वाज़े तो नहीं महसूस हो रही होती, लेकिन आपको एक लाशऊरी तौर पे एक अंदाज़ा हो रहा होता है कि ये जो मैं फ़ैसला कर रहा हूँ ये फ़ैसला मेरा दुरुस्त है। तो इट इज़ कॉल्ड सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसिंग। और छठा है वैल्यूज़ और एथिकल बेस्ड डिसीजंस, कि आपके जो कल्चर, आपकी रवायात, आपकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनके मुताबिक आप कुछ फ़ैसले करते हैं, दोज आर कॉल्ड वैल्यूज़ और एथिकल बेस्ड डिसीजन। मसलन एक लड़की है वो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रही है, वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है कि जी आप दुपट्टा ना ओढ़ें या हिजाब ना पहनें, तो वो डिसीजन करते हैं नहीं मैं ऐसी जॉब को ज्वाइन नहीं करूँगी। क्यों? इसका मतलब उसने जो है वो एथिक्स और वैल्यूज़ के ऊपर डिसीजन मेकिंग की है। चौथी जो अप्रोच है दैट इज़ अ न्यू अप्रोच, इट इज़ कॉल्ड एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट। एविडेंस का मतलब है कि आप तमाम डेटा जो है वो डेटा और इन्फॉर्मेशन को आप कलेक्ट, जो उस टॉपिक के ऊपर पहले से रिसर्च हुई है उसके एम्पिरिकल एविडेंस मौजूद है, कि मसलन जी के स्ट्रेस और एम्प्लॉई एंगेजमेंट, कि आप अगर एक एम्प्लॉई स्ट्रेस्ड फील कर रहा हो तो वो
उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंगेजमेंट, उसका काम करने की जो कमिटमेंट है, उसमें फ़र्क आता है। सो इसके ऊपर एम्पिरिकल एविडेंस मौजूद है। तो आप जब कोई डिसीजन करें तो आप चेक करते हैं कि इसके ऊपर एविडेंस आया मौजूद है या नहीं, तो उस एविडेंस की रोशनी में आप वो फैसला करते हैं। ये टर्म बुनियादी तौर पे मेडिकल साइंस की फील्ड से रिलेटेड है। इट इज़ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड इनटू फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। सिस्टमैटिक यूज़ ऑफ बेस्ट अवेलेबल एविडेंस टू इम्प्रूव मैनेजमेंट प्रैक्टिस, कि आपके जो पास जो बेस्ट अवेलेबल एविडेंस मौजूद है, जो कि पता है आपको कि ये फ़ैसला अगर हम ये पहले से भी हुए हैं, और उन फैसलों की रोशनी में, उस इन्फॉर्मेशन की रोशनी में आप वो अपने डिसीजन मेकिंग करते हैं। इसके 4 एलिमेंट्स हैं: डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकर्स एक्सपर्टीज़ एंड जजमेंट, कि डिसीजन मेकर की जो एक्सपर्टीज़ है वो होनी चाहिए, और एक्सटर्नल एविडेंस दैट हैज़ बिन एवेल्यूएटेड बाय द डिसीजन मेकर, के और भी मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस में, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ़ लोगों ने रिसर्च करके उसका एविडेंस जनरेट किया हुआ है। तो उस एविडेंस की रोशनी में आप डिसीजन मेकर जो है उसको इवेलुएट करके डिसीजंस करता है। फिर ओपिनियंस, प्रेफरेंसेस एंड वैल्यूज़ ऑफ दोज हु हैव अ स्टेक इन द डिसीजन, कि आप जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं, आपके मुतल्लिका कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, अगर वो उससे अफेक्ट हो रहे हैं, आप उनको भी उस डिसीजन में इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट उनकी किसी एविडेंस की बेस के ऊपर होगी। यानी आप किसी से पूछते हैं कि आपने ये पहले डिसीजन इस तरह का किया, वो बताता है कि हाँ मैंने इस तरह का डिसीजन पहले भी लिया हुआ है, आप उसकी इन्फॉर्मेशन को अपने डिसीजन मेकिंग में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। 4th वन इज़ रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स इंटरनल सच एज ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, सर्कमस्टांसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल मेंबर्स हैं, इंटरनल कॉन्टेक्स्ट है, आप अंदरूनी सर्कमस्टांसेस है, उनको भी उस डिसीजन के अंदर आप इन्वॉल्व कर। नाउ वी कम टू आवर सेकंड टॉपिक, जो है टाइप्स ऑफ डिसीजंस एंड डिसीजन मेकिंग। एक टॉपिक हमारा मुकम्मल हो चुका है। डिसीजंस कितनी किस्मों के होते हैं और डिसीजन मेकिंग के कितनी अक़साम हैं। उसमें जी 2 किस्म के डिसीजंस, प्रॉब्लम्स, और 2 किस्म के डिसीजन से एम्प्लॉइज़ को वास्ता पड़ता है। एक होते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स एंड प्रोग्राम्ड डिसीजंस, और दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस। अब स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स एंड प्रोग्राम डिसीजंस। स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स ये एक रिलेटिवली इजी टॉपिक है। स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं जी? स्ट्रेट फॉरवर्ड, फेमिलियर एंड इजीली डिफाइंड प्रॉब्लम्स, के बाज़ का आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सीधी और वो टाइम एंड अगेन आपके वो मसाइल आपको आप फेस कर रहे होते हैं, और टाइम एंड अगेन आपका चूँकि उनसे वास्ता पड़ा हुआ है तो आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन मुश्किल नहीं है। तो उसके मुताबिक जो डिसीजन मेकिंग होगी दैट विल बी प्रोग्राम्ड डिसीजन मेकिंग। प्रोग्राम डिसीजंस क्या है? अ रेपिटेटिव डिसीजन दैट कैन बी हैंडल्ड बाय अ रूटीन अप्रोच, कि आपने रूटीन में वो काम बार बार किया हुआ है। मसलन आपका जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन के लिए कोई रॉ मटेरियल चाहिए था, तो उन्होंने रॉ मटेरियल की एक्विजिशन के लिए परचेज़ डिपार्टमेंट से रब्ता करना है। अब परचेज़ डिपार्टमेंट ने आगे ऑर्डर प्लेस करना है और इन्वेंट्री को एक्वायर करना है। अब ये जो डिसीजन के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सामान चाहिए था, तो प्रोडक्शन मैनेजर को ये पता है कि उसने किस तरीके से ये डिसीजन करना है और वो डिसीजन किस रूटीन के तहत ये डिसीजन किया जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है दैट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम, और ये डिसीजन जो है ये प्रोग्राम डिसीजन होगा, क्योंकि ये टाइम एंड अगेन ये डिसीजन किया जा रहा है। एक होटल के अंदर आपका एम्प्लॉई उसके हाथ से जो है वो कोल्ड ड्रिंक सर्व करते वक्त किसी कस्टमर के ऊपर गिर गई। अब ये सिचुएशन बार बार एम्प्लॉइज मैनेजर ने फेस की होती है, तो वहाँ पे उस प्रॉब्लम की रोशनी में जो आपका रिस्पांस है दैट इज़ रूटीन, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या करना है। मसलन इसका सलूशन है कि आप उसको जाके सॉरी करते हैं और उसे ये कहते हैं कि आपका कोड जो है हम उसको धुलवा के आपके हवाले कर देंगे, आपने वो कॉस्ट को बर्दाश्त कर लिया। तो ये एक रूटीन का डिसीजन है। तो आपका चूँकि प्रॉब्लम रूटीन की है और उसके ऊपर जो आपका रिस्पांस होगा डिसीजन की सूरत में दैट इज़ प्रोग्राम्ड। अब जो इस तरह के डिसीजंस हैं उनमें 3 ये कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं: प्रोसीजर, रूल एंड पॉलिसी। यानी इन डिसीजन मेकिंग इस तरह की डिसीजन मेकिंग में
जो प्रोसीजर्स हैं वो वज़ा होते हैं, रूल्स वज़ा होते हैं और पॉलिसी वज़ा होती है, यानी हर चीज़ लिखी मौजूद होती है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये रूटीन के डिसीजन हैं। तो उसको आप ज़रा समझ लीजिए प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर इज़ अ सीरीज़ ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स यूज टू रिस्पॉन्ड टू अ वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। जिस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दी अभी कि आपने रॉ मटेरियल एक्वायर करना था, तो उसके लिए जो एक तरीक़ाकार तरतीब दिया गया है वो लिखा हुआ होगा और हर दफ़ा मैनेजर्स ने उसी को फॉलो करते हुए वो डिसीजन करना है। दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड प्रोसीजर। मैनेजर्स जो रूल्स फॉलो करते हैं, रूल्स क्या हैं? एन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट दैट टेल्स मैनेजर्स व्हाट कैन और कैन नॉट बी डन। के एक वाज़े एक स्टेटमेंट जो कि मैनेजर को बताती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। मसलन एक एम्प्लॉई है वो लेट आता है, एम्प्लॉई है वो बार बार छुट्टियां कर रहा है, उसके एब्सेंटीज़म का इशू है आ रहा है, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल वज़ा है कि आपने उस एम्प्लॉई के साथ क्या ट्रीट करना है। मसलन अगर ये रूल वज़ा किया गया है कि इस तरह से अगर उसने छुट्टी की है तो आपने लिखा है कि 2 से ज़्यादा छुट्टियां अगर कोई एम्प्लॉई महीने में करता है तो आप उसकी सैलरी उस दिन की काटेंगे। अब ये एक रूल वज़ा कर दिया गया। अब एम्प्लॉई मैनेजर ने डिसीजन करते वक्त उस रूल को फॉलो करना है। देन वी कम टू दी पॉलिसी। पॉलिसी इज़ अ गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग। गाइडलाइन के एक आपको एक स्टेटमेंट बाज़ का दी जाती है या एक पॉलिसी वज़ा की जाती है कि आपने उसकी रोशनी में डिसीजन लेना है, लेकिन एग्जैक्टली आपको वो जो है वो वज़ा नहीं की जाती कि आपने एग्जैक्टली उस डिसीजन में आपकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, उस डिसीजन के अल्फाज क्या बनेंगे। मसलन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ये पॉलिसी है कि उसने किसी ख़ास पोस्ट के ऊपर जब भी हायरिंग करनी है तो वो हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही होगी, यानी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई को प्रमोट करके उस पोस्ट पे लाया जाएगा। अब वो आपने किस शख्स को लाना है ये डिसीजन उस मैनेजर का है, लेकिन चूँकि ये तय कर दिया गया कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से होगा, इसका मतलब है कि वो इससे बियॉन्ड नहीं जा सकता, यानी बाहर से कोई हायरिंग नहीं कर सकता। मसलन कहा जाता है, आपको बता दिया गया कि जी 10 to 20% इंक्रीज़ आपने ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉई की सैलरी में करना है। अब वो 10 से 20% में वो 11 भी कर सकता है, 10 भी कर सकता है, 20% भी इंक्रीज़ कर सकता है, लेकिन इससे बियॉन्ड वो सैलरी के इंक्रीज़ में एम्प्लॉई डिसीजन नहीं कर सकता। दिस इज़ कॉल्ड अ पॉलिसी फॉर डिसीजन मेकिंग। तो ये हैं वो डिसीजंस जो कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स और प्रोग्राम डिसीजंस के ज़िम्मे में आते हैं। अब दूसरी जो सिनेरियो है वो है जी अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस, के जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो भी वेल डिफाइंड नहीं हैं, उन प्रॉब्लम से आपको इससे पहले वास्ता नहीं पड़ा हुआ, और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस हैं कि उसके लिए आपके पास कोई पॉलिसी रूल या प्रोसीजर मौजूद नहीं है। जब वो डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन आपका क्रिएटिव डिसीजन होगा, उन हालात की रोशनी में क्रिएटिवली आपने वो डिसीजन लेना है। तो पहले देखते हैं जी अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स दैट आर न्यू और अनयूजुअल एंड फॉर विच इंफॉर्मेशन इज़ एम्बिगुअस और इनकम्प्लीट, कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास मुकम्मल नहीं है, वो एम्बिगुअस है, एम्बिगुटी है, यानी शक व शुबा है उस इंफॉर्मेशन के अंदर। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होते हैं दोज आर कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स। तो उनका जो रिस्पांस होगा वो प्रोग्राम डिसीजन नहीं हो सकता कि आपके पास कोई उसका सिक्वेंशियल प्रोसीजर मौजूद नहीं है। यूनिक एंड नॉन रेकरिंग डिसीजंस दैट रिक्वायर अ कस्टम मेड सोल्यूशन, यानी इस तरह का डिसीजन स्टैंडर्डाइज डिसीजन मेकिंग नहीं होगी कि आपके पास कोई वज़ा करदा रूल नहीं है इस तरह के फ़ैसलों के लिए, उस डिसीजन के लिए कस्टमाइज्ड सोल्यूशन होगा दैट इज़ स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर डिसीजन। तो इस तरह का सोल्यूशन कस्टम मेड सोल्यूशन कहलाता है। दीज डिसीजंस रिक्वायर मैनेजरियल जजमेंट एंड क्रिएटिविटी, कि वो मैनेजर ने उसी वक्त अपनी तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए वो डिसीजन लेना होता है। उसी वक्त मैनेजर ने अपनी क्रिएटिव सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए वो डिसीजन लेना होता है। अब मसलन इसकी जो एक एग्ज़ाम्पल आप इस वक्त कोट कर सकते हैं कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस, इससे पहले पूरी दुनिया में इसका तसव्वुर मौजूद नहीं था। इस डिसीजन की वजह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अब इन मसाइल के अंदर जो भी आपको डिसीजंस लेने हैं, दोज हैव नॉट अकर्ड बिफोर एंड दोज डिसीजंस हैव नॉट बीन टेकन बिफोर दैट, तो
तो इस तरह के जो डिसीजन प्रॉब्लम्स जो आपको फेस होंगी करना पड़ेंगी, दोज आर अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स एंड योर रिस्पॉन्स विल बी टर्म्ड एज नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस। थर्ड एंड द लास्ट वन विच इज़ आवर टॉपिक ऑफ टुडे, ये तीसरा टॉपिक है डिसीजन मेकिंग कंडीशंस, कि डिसीजन मेकिंग की जो आप करते हैं तो उसको किस तरह की सूरत हाल का आपको सामना करना पड़ सकता है। कि वाइल मेकिंग डिसीजंस मैनेजर्स फेस 3 डिफरेंट कंडीशन। नंबर 1 इज़ सर्टेनिटी, सेकंड वन इज़ रिस्क एंड थर्ड वन इज़ अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी इसका मतलब उर्दू में हम कहते हैं जहाँ पे आप यकीनी सूरत हाल का आपको सामना होता है, कि आप फैसला करते वक्त सूरत हाल आपके सामने बिल्कुल क्लियर होती है, जो भी आपका डिसीजन आपका होगा दैट विल बी अ सर्टेन डिसीजन, कि आपको पता है कि हम ये इस डिसीजन से ये रिज़ल्ट इसका आपको आएगा। तो सिचुएशन इन विच अ मैनेजर कैन मेक अ डिसीजन एक्यूरेटली बिकॉज ऑल आउटकम्स आर नोन, कि आपको पता है कि ये आपके आउटकम्स होंगे, ये आपने इस तरह का डिसीजन करना है, दैट इज़ कॉल्ड सर्टेनिटी। रिस्क उस वक्त हम कहते हैं कि जब आपका आउटकम्स आपको मुकम्मल तौर पे नोन ना हो लेकिन उनकी इम्कानात आपको नोन होते हैं। सिचुएशन इन विच द डिसीजन मेकर इज़ एबल टू एस्टिमेट द लाइकलीहुड ऑफ सर्टन आउटकम्स, के बाद जो आउटकम्स हैं उनकी इम्कानात का आपको अंदाज़ा है। मसलन ये इस तरह से है कि अगर आपने एक मैच करवाना है क्रिकेट का, अब क्रिकेट का जो मैच है जिस मौसम में आप करवाने जा रहे हैं वहाँ पे ये लाइकली ये इम्कानात हैं कि वो मैच बारिश से मुतासर हो सकता है। अब बारिश के मुतासर होने की उस दिन की पिछले 30 सालों में आपके पास इन्फॉर्मेशन मौजूद हो सकती है। मसलन आप देख लेते हैं कि जी इन 30 सालों में 20% टाइम्स जो है वो बारिश हुई, 0.5% बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, और 0.3% जो 0.5 यानी 50% टाइम्स बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, और 0.3 यानी 30% टाइम ऐसा हुआ है कि लाइट ड्रिजल और क्लाउडी वेदर हुआ है। तो आप इन 3 की जो हैं वो लाइकलीहुड इम्कानात की रोशनी में आप इसके ऊपर फ़ैसला कर सकते हैं कि आप मैच करवाने में किस हद तक कामयाब होंगे। तो सो वी यूज़ हिस्टोरिकल डाटा और सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन टू असाइन प्रोबेबिलिटीज़ टू डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, यानी मैं बारिश का होना उसको आपने 20% प्रोबेबिलिटी असाइन की, बारिश का बिल्कुल ना होना 50% प्रोबेबिलिटी असाइन की, और 30% प्रोबेबिलिटी आपने असाइन की कि लाइट ड्रिजल विद क्लाउडी वेदर ये पॉसिबल है। सो इस तरह की जो सिचुएशन होती है इसको हम इस कंडीशन को आप रिस्क का नाम देते हैं। अनसर्टेनिटी जहाँ पे आपके पास जो है वो डिफरेंट सिनेरियोज़ को सर्टन आउटकम्स को प्रेडिक्ट करने की लाइकलीहुड भी आपके पास नहीं है, यानी टोटली आप अनसर्टन सिचुएशन में हैं। अ सिचुएशन इन विच अ डिसीजन मेकर हैज़ नाइदर सर्टेनिटी नॉर रीजनेबल प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट्स अवेलेबल, यानी जो ऊपर हमने सर्टेनिटी और रिस्क की जो कंडीशंस पढ़ी हैं यानी ये उनसे मुख्तलिफ है कि ना तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कम्प्लीटली, ना आप प्रोबेबिलिटी आपकी आउटकम की प्रोबेबिलिटी आप जान सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में आती है। जिस तरीके से अगर इस वक्त आप कहें कि कोविड-19 की वैक्सीनेशन के लिए जो काम हो रहा है दैट इज़ टोटली इन दी स्फीयर ऑफ अनसर्टन इन्वायरमेंट, ये अनसर्टनिटी के डिसीजंस होंगे क्योंकि उसके लिए एग्जैक्टली प्रीवेलिंग कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद नहीं कि ये पहले से कौन सी वैक्सीनेशंस बनी हैं, कौन सी किस हद तक कामयाब हैं, किस हद तक वो नाकाम हुई हैं। तो इस तरह की डिसीजन मेकिंग अनसर्टनिटी के ज़िम्मे में आएगी। सो चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव डिपेंड्स ऑन साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन ऑफ द डिसीजन मेकर। ये प्योरली डिसीजन मेकर की क्रिएटिविटी और उसकी जो साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशंस हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन मेकिंग करेगा। दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।